सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के लिए दहेज के लिए देखिए किस तरह से मारा जाता है। जो शपथ लेते हैं, जो शपथ खाते हैं कि हम दहेज मुक्त बिहार बनाएंगे, जिस जज की कुर्सी पर बैठते हैं वो जजमेंट देते हैं, लेकिन उन्हीं के पत्नी के साथ अपनी पत्नी को मार देते हैं और मारने के बाद आज जो है दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं। उनकी बहन है, परिवार है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? स्मृति। जी। स्मृति। और आपके जो ये बहन थी उनका हाँ, क्या नाम था? मेरी बहन का नाम चांदनी चंद्रा कहाँ था। शादी किए थे? शादी तो लड़का वाला लोग नवादा का प्रॉपर रहने वाला है, लेकिन बजरंगपुरी में हाँ। फ्लैट लेके अगम कुआं थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ वो लोग किराए के फ्लैट में रहते थे। क्या नाम था उनका पति का? प्रतीक सैल पति का नाम है, ससुर का नाम शैलेंद्र कुमार है, सास का नाम प्रतिमा देवी है और ननद का नाम प्रणीता है। किस पोस्ट पर थे वो? जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ पे पदस्थापित थे? वो गायघाट पटना सिटी। गायघाट पटना सिटी। पूरी घटना बताइएगा, कैसे क्या हुआ था? मेरी बहन को लगातार शादी के बाद टॉर्चर किया जा रहा था, पैसे को लेकर अपमानित किया जाता था, रहन सहन को लेकर और भाई को लेकर धमकी दिया जाता था कि चरस रखवा देंगे, शराब रखवा देंगे, मेरे से मत उलझो, हम बहुतों को बर्बाद किए हैं, तुमको भी कर देंगे। वो तो उसकी पत्नी थी, तो फिर उलझने की क्या बात है? पैसे हम लोग और नहीं दे पाए जितना मांग रहे थे। यानी कि दहेज? हाँ, दहेज कह सकते हैं। जितना उनका पहले बोले हमको तो 60 लाख मिल रहा था, तुमसे शादी कर लिए क्योंकि तुम्हारा क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा था, पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी ये भी बोलता था कि हम शादी माँ बाप के दबाव में किए हैं। क्या बोलता था वो? माँ बाप के दबाव में किए थे। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी निकल सकता है, उसका फोन टैप से या फोन से पता चलेगा। कहीं अफेयर भी था क्या? हाँ, वो कर दिया, शादी कर लिया, लेकिन उसको टॉर्चर करता था, उससे खुश नहीं रहता था, हमेशा उसको टॉर्चर करता था कि तुम ये इंग्लिश बोल के दिखाओ, इंग्लिश का वर्ड बोल के दिखाओ। मेंटली काफ़ी टॉर्चर हो रही थी वो उसको कि इंग्लिश करो, तुम वर्किंग नहीं हो, बोझ हो, वर्किंग नहीं हो। अब पैसा भी उसको चाहिए था। हम लोग से उसके थ्रू बोलता था कि मम्मी, और वो डर के करती थी, मम्मी ये पैसा का डिमांड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पहले था कुछ, फिर डिमांड धीरे धीरे बढ़ते चला गया उसका। यानी कि दहेज के लिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी सास के भी किया जा रहा था, उसकी ननद के थ्रू भी किया जा रहा था कि तुम लोग प्रॉपर नहीं दी हो। और सामान पड़ता है दहेज में, इतना सामान पड़ता है कि आंगन भर जाता है। तुम लोग का उतना सामान नहीं आया है, और सामान आना चाहिए था। तुम्हारे पापा तो बस पैसा दे दिए, लेकिन और जो सामान होता है। सरकारी पद पर रहते हुए ये दहेज मांगना कहाँ तक शोभनीय है? बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आगे भी किसी लड़की का वो जीवन बर्बाद कर देगा। वो जो खुद दहेज ले रहा है, उस दहेज के प्रति क्या जजमेंट देगा? उसका साइकोलॉजी कितना खराब है लड़की के प्रति। जजमेंट देगा? यानी जुडिशियल जज थे क्या? जुडिशियल जज थे वो। तो आगे भी किसी लड़की का के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जजों से तो सावधान रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सावधान रहना चाहिए एकदम। जो खुद मुजरिम है वो दूसरे का न्याय करने बैठेगा, ही कहाँ तक सच है? वो खुद एक मुजरिम है। वो दहेज मांगा, दहेज लेके शादी किया, बाद में डिमांड किया, बीवी को असॉल्ट किया, उसके बाद उसका फ़ोन टैप किया कि वो अपना रोना किसी को ना बता सके। फोन टैप किया गया? हाँ, उसका सारा फ़ोन टैप है। साइबर सेल से पता लगा, हैक है कि वो किसी से कांटेक्ट ना कर सके जब उसको मारे। तो अंततः उसको 14 तारीख के रात में उसका तबीयत खराब हुआ, 15 को आज़ादी के दिन वो आदमी उसके साथ ये स्टेटस लगाया, मेरे में क्रुएल्टी देखना डेविल दिखा देते हैं तुमको। उसके बाद वो उसको ब्रूटली मारा। उसको हॉस्पिटल में मरने के लिए थी तो एडमिट किया। घर में मरती, माँ बोली घर में मरेगी, मेरी बहन बताइए मरने से पहले घर में मरेगी तो केस होगा, एडमिट कर दीजिए। और एडमिट किया। मेरी बहन का आँत फट चुका था तब तक। फोन ऑफ था उसका। और उसका फ़ोन स्विच ऑफ था दिन भर से। उसके साथ क्या हैवानियत हुआ दिन भर ये हम लोग नहीं जानते हैं। किस हॉस्पिटल में ले गए? पहले वो लोग एक कुमरार, जो उन लोग का मिला हुआ हॉस्पिटल है यूनिवर्सल, वहाँ कहे, बोला कि सिर्फ बीपी लो है। लेकिन एक वहाँ का जूनियर डॉक्टर वो हम लोग का स्थिति देख के किनारे ले जाके बोला इनका हाथ फट गया, बहुत सीरियस है, पल्स नहीं है, 17 है, बीपी 0 है, लेके भागे यहाँ से। वो लोग छुट्टी नहीं दे रहा था वहाँ से, और बाद में डेथ रिपोर्ट भी बना देता, कॉज ऑफ डेथ कुछ भी। फिर हम लोग थाना को फ़ोन किए, थाना पे 112 को फ़ोन किया, 112 से लोग आए, वो लोग हम लोग छुट्टी करवाएं उन लोग के समक्ष, और अपनी बहन को पारस हुए। जहाँ मेरी बहन को पारस बोला कि जो रिपोर्ट यूनिवर्सल दिया है उससे मैच नहीं कर रहा, आपकी बहन बहुत क्रिटिकल है। मेरी बहन वेंटिलेटर पे गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तो अब क्या चाहती हैं आप लोग? चाहते हैं कि मेरी बहन को न्याय मिले और सारी बहनों को उस
विभत्स लोग से बचाया जाए, नहीं तो वो फिर किसी का ये भ्रष्टाचारी किसी से सेटिंग करा के किसी का क्या न्याय करेगा। इतने न्याय के पद पे वो रहेगा, आगे किसी बेटी का क्या वो न्याय करेगा, किसी लड़के का क्या न्याय करेगा। इस समाज के लिए वो कहाँ तक सही है, वो समाज के लिए घातक है। यानी उस पद पे रहने लायक नहीं, उस पद पे नहीं, पद पे रहने लायक नहीं है और ये समाज में भी रहने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को समाज से बाहर करना चाहिए, इस पद के लायक भी नहीं है। और मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बहन तो चली गई है, सब लड़की को कम से कम उससे बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से। वो काला कोट पहन के जो जब कोई कुर्सी पे बैठता है जिसमें तराजू है, उस पद पे उसको रहने का क्या अधिकार है। जो खुद एक क्रिमिनल है, इतना कल्प्रिट है, इतना क्राइम करके बैठा है, उसको कहाँ तक अधिकार है उस पद पे, प्रतिष्ठा पे। दहेज में क्या क्या दिए थे आप लोग? देखिए, दहेज पहले नहीं मांगा गया, बाद में मांगा गया। तो हम 22 लाख रुपया कैश, गाड़ी फिर डिमांड हुआ, गाड़ी का हम लोग का डिमांड नहीं था, गाड़ी का डिमांड बाद में हुआ। तो आनंद फानन में हम अपने ऊपर लोन लिए और गाड़ी खरीद के उसको दिए, MG हेक्टर 18,18,000 का। उसके बाद वो भी ब्लैक कलर का होना चाहिए, तो हम रांची से मंगवाए, डिमांड ख़त्म ही नहीं हुआ, ब्लैक कलर का। उसके बाद उसको 38,000 रुपया चाहिए था कपड़ा का, तो हम लोग अपना यथासंभव 21,000 रुपया अकाउंट में डाले, वो उसको वापस कर दिया कि अकाउंट में नहीं, कैश चाहिए था। अकाउंट क्यों देते हैं, प्रूफ बनाना चाहते हैं। हाँ, तो उसके बाद वो वापस दिए। फिर जो बिहार में कि कहीं ना कहीं डर था कि हम घूस ले रहे हैं, दहेज ले रहे हैं। हाँ, हम लोग तिलक के वक्त भी जो हाथ में पैसा दिया जाता है, बिहार का कल्चर है, तो बोला हाथ में लेंगे ना तो मुंह पे फेंक देंगे, हमको रूम में ले जाकर दीजिएगा। तो तिलक चढ़ रहा है उधर, हम लोग बाप बेटी सबको रूम में ले जाए। फंसने का भी बड़ा डर सता रहा है। जज साहब इसके मंझे हुए खिलाड़ी हैं। हम लोग तो समाज का आदमी है, धाना क्या होता है, धारा क्या होता है नहीं समझ है, वो इसके मंझे हुए खिलाड़ी है। ये मर्डर नहीं है, ये प्लान मर्डर है। इसमें काफ़ी प्लान हुआ है हम लोग को कमज़ोर बनाने के लिए। उस पद पे रहा हुआ जो रोज़ यही कहानी देखा है, वो हम लोग से आगे कितना मजा हुआ खिलाड़ी है। तो वो पैसा लिया, लेकिन रूम में ले जाके लिया। मेरी बहन का सारा चैट डिलीट कर दिया, शादी के पहले का मोबाइल उसका सारा डिलीट भी कर दिया। हाँ, सारा डिलीट कर दिया। पति से उसका कोई पति पत्नी फ़ोन पे बात किया है शादी के पहले ना, तो ये प्रूफ तो होना चाहिए। तो वो कहाँ है वो प्रूफ। कोई आदमी फ़ोन पे वीडियो शूट कराए तो अब बात होता है कि नहीं एंगेजमेंट के बाद। वो सारा उसके पति का आज के डेट में एक चैट नहीं है, उसका फ़ोन हम लोग वहाँ से जाके छीन के लाए हैं। यानी पूरी तरह से सोची समझी प्लानिंग था। प्लानिंग है, पूरा प्लानिंग के तहत मेरी बहन को मार दिया। लास्ट बार कब बात हुई आपके पास से? वो हॉस्पिटल में बोली कि प्रतीक को इतना चप्पल मारना कि उसका चप्पल टूट जाए। इतना चप्पल मारना कि चप्पल टूट जाए। हाँ, यानी उसको बहुत सताया गया था। बहुत सताया गया था, बहुत सताया गया था। बोली कि कुछ नहीं करना, बस प्रतीक को इतना चप्पल मारना उसके सर पे कि वो चप्पल टूट जाए। गाड़ी में कि वो प्रतीक बोला है लेकिन तुम लोग सबको बर्बाद कर देगा, तुम लोग नहीं ना फंस जाओगी, बैजू को फंसा देगा। बोलता है कि बैजू को तुम्हारा गांजा कर देगा। मोनू तुम एक देख लेना, लड़ोगी तो तुम लोग कैसे, वो बहुत मजिस्ट्रेट है, उसके सामने तुम लोग कर पाओगी, लड़ पाओगी। ये सब बोल रही थी रास्ता में, हम लोग नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, तुम ठीक रहोगी। बोले हमको सताया बहुत है, लेकिन उसको भाई लेके जो धमकी देता था उससे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है। अभी भी आप लोग को डर है क्या उससे? बिल्कुल डर नहीं है, अब तो मेरी चली गई है और आगे और भाई के लिए, लेकिन अभी भी डर है क्योंकि भाई को लेके बहुत ज़्यादा धमकी दिया गया है। जो मैसेज हमको करती थी कि भाई को लेके बहुत धमकी देता है, तो ये भाई को लेके तो है डर कि वो उसको कुछ ना हानि पहुंचाए। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? कि हम बोलता था कि हम और को भी बर्बाद कर चुके हैं, तुम लोग सब बच्चा हो मेरे सामने, हम लोग दिन भर पुलिस थाना यही करते हैं। और बोलता था कि जिस कोर्ट में केस होगा ना, पहले बोलता था कि तुम सोचते हो कि हम एक आम आदमी नहीं है, तुमको मेरे पे केस करने से पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेना होगा। बोलती थी कि ऐसा बोलता है। फिर बोला था उसको कि जिस दिन हम चाहेंगे ना कि केस ऊपर आ जाए तो उस दिन केस ऊपर आएगा, जिस दिन चाहेंगे केस दब जाए तो हम केस भी सेट करवा सकते हैं, केस भी सेट करवा सकते हैं। ये सब हमको बोलती थी कि बोलता है केस सेट करवा देंगे, जिस दिन चाहेंगे केस ऊपर होगा, जिस दिन सब कुछ बताती थी। प्रतीक सब हैक किया हुआ था, सब सुनता था, वो कैसे बताए, क्या करे, वो बहुत परेशान। हम लोग लूडो के थ्रू बात करते थे, लूडो क्लब के थ्रू मैसेज करती थी। मतलब उसका फ़ोन हमने एक दिन उसको गलती से मैसेज कर दिए थे, वो हमको
बोले कि दीदी मैसेज नहीं कर, बस इतना ही बोल पाई। उसको फ़ोन करने का कुछ नहीं था। उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा। बस इतना ही बताते हैं, मेरी भतीजी को वो लोग मार दिया, प्लीज़ हमको इंसाफ दिलाइए, किसी तरह इंसाफ जो दिलाइए। बड़े पदाधिकारी आपको देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन से हाँ, क्या हाँ। मांग करते हैं? पर यही कि हम लोग को इंसाफ दिलाइए। मेरी इतनी छोटी इतनी प्यारी भतीजी को इतना दहेज देने के बाद वो हर तरह से सही है, बहुत सही है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये एक लड़की का बात नहीं है, सभी की लड़कियां हैं। अगर ये होगा, अगर ये इस तरह के ऊंचे पद के अधिकारी इस तरह का काम करेंगे तो आगे और भी समाज में बेटियां हैं, उनका मनोबल बढ़ जाएगा कि दहेज लेके इस तरह हर बेटी को मारा जाएगा हर घर में। हमको ये हमारी बेटी का बात नहीं, मेरी बेटी तो चली गई, वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन आगे भी समाज में बेटियां हैं, उसके लिए ये हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटियां बच रही हैं? नहीं बच रही हैं। इस समाज में कहाँ बेटियां बच रही हैं? जब ऊंचे पद के जज, जिनको ये अधिकार दिया गया है, समाज में जज है और भी केस जाएंगे वहाँ, वो जब ये भ्रष्टाचार करे, हमने दहेज दिया, उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास, और वो दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करे थे, फिर भी हम लोग सोचे कि दहेज ही दे देते, कुछ दे देते, हमारी बेटी को आने दो। इतना तक कि उन्होंने जो लास्ट में मेरी भतीजी को एडमिट कराया है, हमें नहीं बताया है, उसका फ़ोन ऑफ था, मैंने फ़ोन किया। हम सब परिवार बहुत परेशान थे कि कुछ किसी तरह हम लोग को मदद मिले, लेकिन उसके फ्लैट में वो घर से नहीं निकले, वो सूरज चांद नहीं देखे, उसके घर में जाने का भी अधिकार नहीं था। फ्लैट में घंटी बजा के हो जाओ, वो दरवाजा नहीं खोलते थे। ऐसा नहीं कि हम मिलने रूम के अंदर कैद करके रखा वो लोग दरवाजा नहीं खोलते थे। हम लोग बोले कि हम लोग आके बचा लेते हैं, बहुत बार हम कोशिश की अपने ये पे, नहीं अंदर जाने का भी अधिकार नहीं था। कोई भी जाता था घंटी बजा के रह जाता था, जाने का अधिकार नहीं था। उसको खाना बिल्कुल अछूत की तरह टेबल पे दे दिया जाता था, वो भी एक टाइम, तो एक टाइम खा के अंत में उसका, यानी कि एक जज के घर में इतना शोषण जुल्म और अत्याचार होते रहा है और जज जो है करता रहा। क्या बोले? वो बात ज्यादा बात वो हॉस्पिटल में ही बता पाई, क्योंकि फोन तो हैक था। अच्छा। तो कुछ बात वो क्या लीडो होता है उतना जानकारी उस पर वो बता पाती थी। और इतना उसको धमकी जो पड़ रहा था ना कि वो आज कभी बोलती थी और दूसरे ही पल पता नहीं वहाँ कुछ उसको मारने का धमकी गोली क्या रखता तो वो नहीं है, फिर तुरंत पड़ती थी अच्छा नहीं आओ क्यों नहीं बोली थी कि ये मत आओ, डॉक्टर के लिए जाने के लिए था तो मत आओ, छोड़ दो। अब प्रतीक बगल से बोल रहा था, तो हम लोग बोले पुलिस जाएगा तो दरवाज़ा खुलेगा ना, तो प्रतीक बोल रहा है कि चीफ जस्टिस भी आ जाएगा तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जज के घर में इतना सारा पहरा। हाँ बिल्कुल, 8 महीना से कौन लड़की घर से नहीं निकलती है, आईब्रो बनाने भी निकलता है लोग। 8 महीना से उसको सूरज चांद नहीं देखी थी, पूरा बता रही थी। 8 महीना कर सकता है वो जज था, वो कानून को बोलते। अच्छा 8 महीना से उसको कैद करके रखा गया था। इतनी बात भी जब वो हॉस्पिटल में आई है, जितना देर साथ में रही है, उस वक्त वो बताई है। हम लोग हॉस्पिटल में ये बात बताई। हम लोग सोचे चलो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, होता है, इतना चीज हॉस्पिटल में बता पाई है, गाड़ी में बताई है वो कि मेरे साथ ऐसा होता था। जाते जाते भी उसको डर था कि भाई को, मेरा भाई को जाके पूछिए ना कि वो लड़की कभी नजर आई है, वो लोग तो बताएंगे ना कि फ्लैट में नजर आती है। आसपास में जाइए, उसके आसपास इलाके में आप सर्च कीजिए कि वो लड़की कभी नजर आई है, नजर आती थी। पूरी तरह से दहेज के लिए उस लड़की को मार दिया गया। हाँ, आप ही खुद सोचिए, वो लड़की आज नहीं है, हम इंसाफ का गुहार करें। क्या हो गया? एक साल में क्या? बस एक साल में उसको क्या हो गया? उसको हम लोग बिल्कुल हंसता खेलता मोटी 55 kg के भेजे थे, वो 25 kg की कैसे हो गई बताइए? बहुत पतली, बहुत पढ़ी लिखी, वो PhD कर रही थी, बहुत अच्छा उसका था, लेकिन उस लड़के से शादी करके हम लोग उसका सारा कुछ छीन लिए। और जाते जाते वो लड़की बोली है कुछ भी करना लेकिन प्रतीक को मत छोड़ना, प्रतीक को मत छोड़ना। हाँ, बस उसका आखिरी ख्वाहिश यही था कि वो जाते जाते ही बोली है कि प्रतीक को मत छोड़ना, अपने पति का नाम लेके कि उसको मत छोड़ना, मेरा बदला जरूर लेना। उसकी पत्नी को वही मारा, प्रतीक के मारा है पत्नी को। आप सोचिए किसी आदमी को इस तरह टॉर्चर किएगा तो आदमी मर ही जाएगा ना। एक जज ने अपनी पत्नी को 8 महीने से कैद करके रखा था, किचन में नहीं जाने देता था, रूम से कहीं बाहर नहीं जाने देता था, और लास्ट में जो है
दुनिया छोड़ करके चली गई, इतना प्रताड़ित हुई। अब ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, परिवार वाले हैं, कह रहे हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए। अब देखते हैं कि कब उस लड़की को न्याय मिलता है, कब इस माता पिता को न्याय मिलता है, क्योंकि न्याय के लिए बड़े पदाधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। एक चीज़ और है कि धमकियां भी मिल रही है कि हम जुडिशियल जज हैं, अगर तुम लोग ज़्यादा इधर उधर करोगे तो तुम लोग को भी फंसा देंगे। तो आगे भी लोग को डर है कि हम लोग को किसी परिवार को फंसा नहीं दिया जाए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके।